नाइस हसन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, मिल रही है जी। नाइस हसन, हम ईरान में एक मुहिम देख रहे हैं, एक आंदोलन देख रहे हैं जहां महिलाएं कह रही हैं कि हम इस बंदिश से बाहर आना चाहते हैं और वो अपना गुस्सा जता रही हैं, अपने विरोध में अपने बाल काट रही हैं और एक जलजला सा है। जी। और हिंदुस्तान में इस बात की लड़ाई हो रही है कि भाई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हिजाब पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया। कैसे चीजों को देखें हम? देखिए, दोनों जगह मैं तो ये खुश हूँ कि महिलाएं आंदोलित हैं, है ना। दोनों जगह अधिकार की मांग है। एक जगह वो कि जहाँ जबरन कहा जा रहा है कि पहनो, वो भी गलत है, और एक जगह कहा जा रहा है कि उतारो। और यहाँ पे जो हिंदुस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो बात ये है कि जो इंस्टीट्यूट ने एडमिशन के वक्त तक ये नहीं गाइडलाइन में लिखा कि आप अगले सत्र में आपको बुर्का या हिजाब नहीं पहनना है, तो अगर वो पहले ही लिख देते तो ये बात ना होती। और साउथ में देखिए बुर्का है, उसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है, नॉर्थ में बुर्का नहीं है उस तरह से। तो अगर वो लड़कियां पहन रही हैं और शिक्षा के लिए आ रही हैं तो परंपरा है, ये धर्म तो नहीं है। बुर्का धर्म तो नहीं है, परंपरा है। लेकिन परंपरा को एक झटके में उखाड़ के फेंका नहीं जा सकता है। उस पर बात हो, उस पर चर्चा हो, और सभी लड़कियां धीरे धीरे जो बदलती हैं सोच, वो इन परंपराओं से मुक्त होती हैं। और मुक्त होना महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ईरानी हो या हिंदुस्तानी हो। तो ये अभी हमें लगता है दोनों जगह के लिए खुशी की बात यह है कि महिलाएं बिल्कुल चैलेंज कर रही हैं कि आप हमें मतलब मत सिखाइए कोई चीज। और दूसरी तरफ ये है कि कट्टरवादी ताकतें जो मुस्लिम में पुरुष वर्ग है, उसको ज्यादा बोलने की जरूरत है ना। उसको बुर्का पहनने के लिए बाध्य किया जाता है, ना उसका 3 तलाक होता है। तो वो गलत टिप्पणियां ना दे, बल्कि औरतें इस पे चर्चा बहस करें, वो एक अच्छी बात होगी। और दोनों जगह इंसाफ मिलना चाहिए, वहां पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन अब मुश्किल तो यही है कि ये भारत में कहाँ संभव हो पाता है कि पुरुषों से कहो भाई आपका मामला नहीं, आप मत बोलो। जी। समस्या तो वहीं से खड़ी हो जाती है, विषय वहीं से बदल जाता है जब कोई पब्लिक डोमेन में आकर कहीं कह देता है कि अगर औरत बुर्का नहीं पहनेगी तो आवारगी बढ़ जाएगी, तब पूरा मामला गड़बड़ा जाता है ना। कि आज ये उनका सपा के एक वर्ग हैं, उन्होंने ये बयान दिया है, ये बहुत ही घटिया बयान है, बहुत ही पेट्रियार्कल बयान है। ये उनका मसला ही नहीं है, मसला हम औरतों का है। देखिए, अफगानिस्तान में भी जैसे ही सरकार बदली, बुर्का और सारी चीजें उनके ऊपर थोपी जाने लगी, पेट्रियार्कल चीजें, तो पितृसत्ता नियंत्रित करना चाहती है और वो डरती है औरतों से। वो डरती है कि ये आजाद होंगी तो उनकी बहुत सी बातें सुनेंगी नहीं, इसीलिए वो सब गलत बयान दे रहे हैं, जिसकी मैं निंदा भी करती हूँ। उन्हें ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। उनके भी बेटियां हैं, उनके भी बच्चे होंगे, वो सब आवारा है क्या? जी। एक मुश्किल और है, मैं टीना शर्मा जी भी जुड़ गई हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। एक समस्या जो मैंने व्यवहारिक तौर पर देखी, एक तो ये जो खाप पंचायत वाला बवाल था, इसके संदर्भ में मैंने एक बार कहीं कहा था कि भाई सारा जोर सामान्य सामाजिक स्थिति के लड़के लड़की के खिलाफ जताओगे। मैंने देश के 5 बड़े परिवारों के बच्चों की शादी के उदाहरण दिए थे मैंने, वहां तो लाइन में लग के सब खाना खा रहे थे, वहां तो कोई डंडा लेके नहीं पहुंचा। अगर इतनी चिंता, वैसे ही मैं बात इसमें हिजाब पर भी कहूंगा। बेगम नूर बानो लोकसभा आती थी, हिजाब पहन के आती थी, कोई नहीं आया मौलाना कहने के नहीं हिजाब पहनो, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर देंगे। कोई बोला नहीं, सब कोर्निश बजाते थे, कहते थे आदाब 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 आदाब, बेगम साहब आदाब, है ना। मोहसिना किदवई जी थी, हिजाब पहन के आती थी, हम लोग तो देखे, हिजाब पहन के आती थी, नहीं ना। आज फिरंगी महली कह रहे हैं कि बुर्का जो है वो इंटीग्रल पार्ट है इस्लाम का। अच्छा, अगर वो इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है इस्लाम का, तब मोहसिना किदवई के खिलाफ फतवा क्यों नहीं आया? बेगम नूर बानो के खिलाफ क्यों नहीं आया? अभी मैंने 2 नाम लिए, मैं 2000 नाम ले सकता हूं। वहां कोई मौलाना लड़ने नहीं गया, अड़ने नहीं गया, झगड़ा झंझट करने नहीं गया।
गरीब की बिटिया हो तो उसके खिलाफ ड्रामा शुरू कर दो। ये तरीका ठीक नहीं ना। शफीकुर रहमान बर्क भी तो वही बैठते थे, ये तब क्यों नहीं बोले लोकसभा में? तब तो ये भी आधी कमर झुका के उनको कोर्निश करते थे बेगम को, अब ज्ञान दे रहे हैं। ये सब दोहरा चरित्र है, ठीक नहीं। नहीं, ये मत बोलिए। केसी मित्तल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि आज एक मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि भाई जो मजहबी मामलात हो, ऐसी कोई व्यवस्था भारत में बन जाए कि उनमें अदालतें दखल नहीं दें। हिजाब के इस जो आज कोर्ट का रुख आया उस पर जो स्प्लिट ओपिनियन आई, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां तो मंदिर और मस्जिद की जमीन का भी मुकदमा अदालती तय करती है। मुकदमा चलता ठाकुर जी बनाम फला फला। नहीं मित्तल साहब, नहीं आप ठीक कह रहे हैं। मैं अभी आपकी कुछ बातें सुन रहा था, हालांकि बीच में आवाज कट रही थी जी। मैंने एक बात दिमाग में अभी सुनते सुनते आई कि शायद जो भी चर्चा चल रही है वो चर्चा को बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है, असली मुद्दे को समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। माफ करेंगे मुझे सब। सवाल क्या है यहाँ पे? शिक्षा संस्थानों की बात है। आप सड़क पे घूमिए, बाजार में जाइए, कहीं और जाइए, तो वहां तो कोई कानून लागू नहीं है ना इस लाइन पे, तो हम उसको क्यों चर्चा में ला रहे हैं? सवाल सिर्फ इतना है, क्या स्कूल में और कॉलेज में क्या उसके प्रबंधकों को इस बात का अधिकार है कि वो स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म प्रेस्क्राइब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि आप अपनी चर्चा को सिर्फ वहीं तक सीमित रखिए जी। आप इधर उधर घोड़े दौड़ाने का कोई फायदा नहीं है। जी जी। दूसरी बात सुनिए, यहां मुद्दा क्या उठा है? मेरा ये मानना है, मैं अभी कुछ अर्से पहले ये देख रहा था, कर्नाटका गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया 2 फरवरी 22 को जी। स्कूलों के लिए है वो, कॉलेज के लिए है वो, बाहर के लिए कहीं कुछ नहीं है। लेकिन मैंने जब उस ऑर्डर को थोड़ा देखा है, वो 1983 का एक्ट है, एजुकेशन एक्ट, जिसके तहत उन्होंने इसको कोशिश की है ऑर्डर को इशू करने की। मैंने जब उसको देख रहा था तो मेरे हिसाब से एक लीगल इशू बहुत अहम उसमें उठता है कि क्या कर्नाटका गवर्नमेंट को इस तरीके का गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करने की उस एक्ट के तहत पावर है? मेरे हिसाब से नहीं है। अगर नहीं है तो वो एक अलग मुद्दा है। पर इसके साथ साथ आप एक चीज को और देखिए, संविधान बीच में यहां नहीं आएगा। क्या सारे हिंदुस्तान में स्कूल की यूनिफॉर्म्स नहीं होती हैं? क्या सारे स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस्क्राइब करती हैं, यूनिफॉर्म यूज होती है, सब पहनते हैं, और वो स्कूल का आइडेंटिफिकेशन है। वहां के प्रबंधकों को इस बात का अधिकार है कि आप स्कूल में वो करें। गवर्नमेंट को क्या अधिकार है कि उनको ये कहें कि आप ये करिए या वो ना करिए? स्कूल की अथॉरिटीज कर सकती हैं कि आप अपनी ड्रेस प्रोवाइड करिए, उसमें वो जो भी प्रोवाइड करेंगे वो उनका अधिकार है। पर वहां एक सबसे बड़ी बात यह है, यहां कोई ह्यूमन राइट्स की या फंडामेंटल राइट की बात स्कूल के स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। ये भी नहीं कह सकते हैं कि मैं जबरदस्ती हिजाब पहनूंगी, या आप कुछ और कहेंगे कि नहीं मैं ये ड्रेस पहनूंगी या पहनेंगे नहीं। जैसे वकीलों का है एक मिसाल बड़ी अच्छी हमारे सबके सामने, जो कोर्ट ने भी दी। सारी हिंदुस्तान में एक ड्रेस है, वो ड्रेस प्रेस्क्राइब की हुई है, आप पहनते हैं वही पहनते हैं सब लोग। तो मैं नहीं समझता कि इस मुद्दे को इतना क्यों उछाला जा रहा है और क्यों उछाला गया है। ठीक है मतलब साहब, अब उछल गया तो उछल ही गया, ठीक है ना। क्यों का तो विषय बात का है। हाँ ठीक है, क्यों का विषय तो बात का है। ये भारत है, यहाँ तो जो विषय उछल गया सो उछल गया, ठीक। फिर बाद में उस पर आप कोई तर्क वितर्क करते रहो, लेकिन जो विषय पब्लिक डोमेन में आ गया, लोगों के जहन में बस गया, वो फिर जेरे बहस हो गया। मेरी राय में इसमें आर्टिकल
आर्टिकल 25 का कोई वायलेशन नहीं ठीक है मित्तल साहब, ना तो आर्टिकल 25 का है ना ही फंडामेंटल राइट। ठीक, दानिश कुरैशी साहब, स्कूल कॉलेज या इसी ढंग के और संस्थान अपनी ड्रेस कोड अपना तय कर सकते हैं, करते हैं। हमारे आपके सबके बच्चे पढ़ के आए हैं वहां, और कई बार तो पैसे के चक्कर में हर साल ड्रेस चेंज कर देते हैं। कभी कहते 4 खाने कमीज, कभी कहते प्लेन, कभी सफेद कभी नीली, ताकि फिर नहीं बनवाओ। तो भाई या तो बच्चा पढ़ाओ या मत पढ़ाओ। हमारे विरोध से ड्रेस तो चेंज नहीं होती और ना उस ड्रेस का वायलेशन हो सकता। एक सहज सामान्य प्रक्रिया यही है। इसी प्रक्रिया को अगर हम कर्नाटक के इस मसले में रख के देखें, हिजाब पर, हिजाब के विवाद पर, तो कोई दिक्कत है दानिश जी? अब सबसे पहले मैं आपको एक बताऊं कि व्हाट इज एन यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी के डेफिनेशन में अगर हम व्याख्या करें तो पंजाब की पुलिस में आपको देखने मिल जाएगी पगड़ी, उसका कलर है खाकी, ठीक है। आर्मी में आपको सिख रेजिमेंट की ड्रेस कोड मिल जाएगी मिलिट्री की, तो उसकी पगड़ी का कलर है मिलिट्री कलर का, जो जिस तरीके का वो कलर आता है। सवाल यहाँ ये है कि यूनिफॉर्म बनाने का अधिकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ही है, वो आप यूनिवर्सल फैक्ट कह रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या एजुकेशनल इदारे जो हैं वो संविधान से बाहर हैं? नहीं। यहाँ बात ये होनी चाहिए थी, नाइस बहन ने बहुत अच्छी बात कही। बात ये थी कि यहाँ ये जो हिजाब का जो मुद्दा है, वो आप ये मत कहिए कि मुसलमान मर्द उनके ऊपर थोप रहे कि आप हिजाब पहनिए और उसको जाइए। बच्चों ने खुद वहां पर जो हिजाब का विरोध हुआ उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है। इसको वेलकम करना चाहिए था, इसको वेलकम करना चाहिए था कि बच्चों के अंदर में ये हिम्मत बढ़ी। बजाय उसके क्या कहा जा रहा है कि वहां हिजाब के लिए विरोध हो रहा है। अरे भैया, तो ईरान के कानून लागू कर दो देश में कि मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ कुछ बोलोगे तो कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा, कहते देंगे। तो ईरान अलग है, भारत अलग है। अच्छा। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, ये सारा मामला मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए आपकी, फिर उसके ये सारा मामला एक पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर खत्म हो जाता अगर वो एजुकेशन इदारे ये कहते हैं कि भैया यूनिफॉर्मिटी है, आपको ये कलर का क्लॉथ जो है यूज कर सकते हैं, ये साइज रहेगी, अगर आपको इस्तेमाल करना है तो। जो बच्चियां इस्तेमाल करना चाहती वो करती, जो नहीं करना चाहती नहीं करती, ठीक है। इससे ऊपर अगर उस एजुकेशन इदारे ने उसको डिनाई भी कर दिया, तब भी कर्नाटक सरकार का काम ये था कि गाइडलाइन हिजाब के लिए डिक्लेयर कर देती, सारा मामला खत्म हो जाता। लेकिन चूंकि देश में सांप्रदायिकता की राजनीति का खून लग चुका है कुछ राजनीतिक पार्टियों के मुंह, तो इसीलिए यह सारा मामला अब देखिए। तो एक छोटी सी बात कहां तक पहुंची है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई काम नहीं है? आप मुझे ये बताइए, कौन सा अजाब गिर जाने वाला था? सुनिए सुनिए सुनिए, कौन सा अजाब गिर जाने वाला था कि अगर 1, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच का एक पीस ऑफ क्लॉथ अगर उन बच्चों को दे दिया जाता तो कोई अजाब आ जाता? ठीक, अभी रुकना होगा, मुझे ये बताइए, अभी रुकना होगा। नहीं, अभी रुको भाई, नहीं, अभी रुको, बाद में आएंगे।